नमस्कार दोस्तों। हम आज भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि इतिहास के जनक किसको माना जाता है। जो इतिहास की शुरुआत जिन्होंने की थी वो कौन थे? तो विश्व इतिहास के जनक, विश्व इतिहास विश्व इतिहास के जनक हेटेरोडोटस विश्व इतिहास के जनक हेटेरोडोटस को माना जाता है। यह एक यूनानी दार्शनिक यह एक यूनानी भूगोलवेत्ता यह एक यूनानी भूगोलवेत्ता एवं प्रथम इतिहासकार थे। भूगोलवेत्ता एवं प्रथम इतिहासकार थे। सर्वप्रथम हेटेरोडोटस के ही द्वारा हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेटेरोडोटस के द्वारा ही किया गया था। जो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेटेरोडोटस द्वारा ही किया गया था। एक रोमन दार्शनिक सिसरो द्वारा जो है हेटेरोडोटस को जो है विश्व इतिहास के जनक की उपाधि दी गई। रोमन दार्शनिक सिसरो द्वारा इन्हें इतिहास के जनक की सर्वप्रथम उपाधि प्रदान की गई। और जो इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका इनकी पुस्तक थी, जिसके द्वारा इन्हें यह इतिहास के जनक होने की वो ख्याति प्राप्त हुई। वो थी हिस्टोरिका। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। यह पुस्तक जो है एक युद्ध पर आधारित थी, जो पिलोपोनेशियन युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक का जो विषय था वह युद्ध पर आधारित था। जो पिलोपोनेशियन युद्ध पर आधारित था।
पेलोपोनेशियन युद्ध पर आधारित था। और जो भारतीय इतिहास के जनक हैं वो मेगस्थनीज को माना जाता है। भारतीय इतिहास के जनक जो है वो मेगस्थनीज को माना जाता है। मेगस्थनीज एक यूनानी दार्शनिक था। मेगस्थनीज जो है एक यूनानी दार्शनिक था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है सेलुकस के द्वारा भेजा गया था। भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक जो है मेगस्थनीज को माना जाता है। मेगस्थनीज को माना जाता है। मेगस्थनीज एक यूनानी दार्शनिक था। यह एक यूनानी दार्शनिक था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस द्वारा भेजा गया था। सेलुकस द्वारा भेजा गया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है सेलुकस द्वारा भेजा गया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के मध्य युद्ध हुआ था, युद्ध में जब सेलुकस की पराजय हुई तो पराजय के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है इन्होंने ये मेगस्थनीज को भेजा था। तो मेगस्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य कालीन साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम इसके पश्चात हम बात करते हैं भारत के इतिहास के विषय में क्या क्या जानकारी, मतलब भारत के इतिहास को हम किस तरह से जो है जान सकते हैं। तो भारत के इतिहास को जानने के लिए हम भारत के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है इसे। प्रागैतिहासिक काल, भारत का इतिहास जो है, भारत के इतिहास के विषय में जानकारी हम 3 भागों में प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, एवं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इस प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके बारे में हमें कोई मतलब लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसके बारे में हमें जानकारियां तो प्राप्त हैं, और जैसे उस समय के जो लेख हैं, अभिलेख वगैरह जो है प्राप्त होते हैं, लेकिन उनको जो है हम लोग अभी पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं। ऐसा काल आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और उसके बाद जो है आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो है लिखित ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं और तमाम सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उनसे जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, आदि से हमको जो है इतिहास के बारे में इसके जानकारी प्राप्त होती है। तो हम आगे बात करते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल को जो है पुनः जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल
मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में पुनः विभाजित करते हैं। इसको पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल का जो कालक्रम है वो अज्ञात से 8000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल का जो काल विभाजन है वो 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद जो नवपाषाण काल है वो 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक। 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक का काल विभाजन है। पूरा पाषाण काल अज्ञात से 8000 ईस्वी पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद जो है नवपाषाण काल जो है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। तो इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता को रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। जो इसका काल विभाजन है वो सिंधु घाटी सभ्यता को जो मुख्य जो काल माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का वह 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 या 1600 ईस्वी पूर्व तक। 1500 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता का काल विभाजन है वह 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। 600 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद वैदिक सभ्यता को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक सभ्यता जिसका काल क्रम है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और उसके बाद जो है जो दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसका जो कालक्रम है वह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूंगा मैं। वैदिक सभ्यता के स्थान पर वैदिक संस्कृति होती है। सिंधु घाटी सभ्यता है जबकि वैदिक संस्कृति होती है।
वैदिक संस्कृति, इसको वैदिक संस्कृति हो जाएगा यहाँ पे, सभ्यता जो वैदिक, वैदिक संस्कृति, उत्तर वैदिक संस्कृति। उसके बाद हम ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऐतिहासिक काल को हम कितने भागों में विभाजित कर कर उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगर ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल को भी मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें जो है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत इतिहास को जो है 2 भागों में पुनः विभाजित करते हैं। आधुनिक भारत का जो इतिहास है 1707 ईस्वी से 1707 ईस्वी से स्वतंत्रता तक को एक भाग में रखा जाता है, और दूसरे भाग में जो है 15 अगस्त 1947 से आज तक का, मतलब वर्तमान को जो है अलग उसमें रखते हैं। तो ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद जो है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद जो है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। जो इसका काल विभाजन है, काल विभाजन प्राचीन भारत का इतिहास जो है, इसको 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक, लगभग 712 ईस्वी तक, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक माना जाता है। प्राचीन भारत का जो कालक्रम है वह लगभग 600 ईस्वी पूर्व से, मतलब आदि ऐतिहासिक काल जहां से उत्तर वैदिक काल की समाप्ति होती है, वहां से जो है प्राचीन भारत का इतिहास शुरू होता है। उसके बाद जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, वो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है 712 ईस्वी से 712 ईस्वी से प्रारंभ होता है, 712 ईस्वी से प्रारंभ होता है। और उसके बाद जो है 1707 ईस्वी, औरंगजेब के काल की समाप्ति के बाद तक 1707 ईस्वी तक चलता है। और उसके बाद जो है आधुनिक भारत को हम पुनः 2 भागों में विभाजित करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक भारत, स्वतंत्रता के पश्चात भारत। इसमें जो कालक्रम है वो 1707 ईस्वी से यूरोपियन कंपनियों के आगमन से प्रारंभ होता है इसका इतिहास। और उसके बाद जो है यह 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 तक इसको काउंट किया जाता है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद से जो है स्वतंत्रता के पश्चात भारत आज तक की स्थिति का जो है इसमें वो होता है। इसके बाद हम जो प्राचीन काल का भारत है, इसके विभाजन को हम देखते हैं कितने भागों में ये हम इसको पढ़ते हैं।
प्राचीन भारत का इतिहास जो है इसी के अंतर्गत महाजनपद काल आता है, मगध साम्राज्य आता है, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल इसके अंतर्गत आता है। जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें जो है सर्वप्रथम महाजनपद काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल जब आद्य ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई, तो लोहे की खोज होने के बाद जो है मतलब जो पहले एक प्रवासी जीवन व्यतीत करते थे वैदिक सभ्यता के लोग, वो अस्थायी होने लगे। अस्थायी होने के बाद उनको, उनके अंदर जो है एक अपना राज्य स्थापित करने का जो है लालसा जागृत हुई, जिसके बाद महाजनपद का उदय हुआ, महाजनपद काल। उसके पश्चात जो है महाजनपद काल के बाद जो है मगध शासन आता है, मगध राज्य की स्थापना होती है, मगध साम्राज्य। उसके बाद जो है मौर्य काल, उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य के बाद फिर मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल के बाद फिर जो है गुप्त साम्राज्य। उसके बाद जो है ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, उसके बाद जो है पांचवा नंबर गुप्त काल। उसके बाद जो है छठवें स्थान पर जो है गुप्तोत्तर काल, अब जो इसका काल विभाजन है, ये महाजनपद का उदय जो है 6वीं शताब्दी में हुआ था। महाजनपद का उदय जो है 6वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। महाजनपद का उदय जो है 6वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। उसके बाद मगध साम्राज्य जो है 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मगध साम्राज्य का जो काल है वह 600 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का कालखंड जो है 323 ईस्वी से 184 ईस्वी तक, 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक, 184 ईस्वी पूर्व तक। और उसके बाद जो मौर्योत्तर काल है, मौर्योत्तर काल जो है 184 से 313 ईस्वी तक, मौर्योत्तर काल का जो कालखंड है वह 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी तक माना जाता है। जो मौर्योत्तर काल है 384 ईस्वी से 184 ईस्वी से 313 ईस्वी पूर्व, 13 ईस्वी तक, 313 ईस्वी तक माना जाता है। और उसके बाद जो गुप्त काल है वह 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त काल जो है 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद गुप्तोत्तर काल जो है 606 ईस्वी से लगभग 647 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्तोत्तर काल जो है लगभग 606 ईस्वी से लगभग 647 ईस्वी तक, 647 ईस्वी तक माना जाता है, 647 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत 647 ईस्वी तक, इसमें जो है प्राचीन भारत के इतिहास को हम मुख्यतः अब 6 भागों में बांट के 6 भागों के अंतर्गत प्राचीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला जो है महाजनपद काल,
जिसका उदय लगभग 6वीं शताब्दी के समय काल में हुआ था। उसके बाद आता है मगध साम्राज्य, जिसके अंतर्गत अशोक वगैरह का शासनकाल हम देखेंगे। तो इसमें जो है 600 से 300 ईस्वी 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक इसका कालखंड था। उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम 323 ईस्वी से 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक का शासनकाल देखेंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल जो है, मौर्योत्तर काल 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी तक, 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी पूर्व तक का कालखंड है। उसके बाद गुप्त काल जो है 319 से 550 ईस्वी तक, 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। और उत्तरोत्तर काल जो है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक जो है आता है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। पहले पूर्व मध्यकाल, जिसके अंतर्गत राजपूत काल, उत्तर भारत के राजपूत काल, पाल और गुर्जर प्रतिहार आदि आते हैं। और उसके बाद जो है दक्कन के क्षेत्र में जो है चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट को रखा गया है। उसके बाद जो है दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल आदि का शासनकाल हम देखेंगे। इसके बाद उत्तर मध्यकालीन 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। इसके अंतर्गत उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान वंश आदि को देखेंगे। और उसके बाद जो है दक्कन के अंतर्गत हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को देखेंगे। उसके बाद जो है दक्षिण भारत में चेर आदि साम्राज्य को हम देखेंगे। इसके अंतर्गत जो है ऐतिहासिक काल में मध्यकालीन भारत, ऐतिहासिक काल में मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत में हम मध्यकालीन भारत को दो भागों में मुख्यतः विभाजित किया जाता है। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। यह जो है 8वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक। उसके बाद जो है उत्तर मध्यकाल जो है 12वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी। अब उत्तर पूर्व मध्यकाल में हम मुख्यतः 3 भागों में इसको विभाजित करते हैं। उत्तर भारत, दक्कन क्षेत्र और उसके बाद जो है दक्षिण भारत। उत्तर भारत, दक्कन क्षेत्र और दक्षिण भारत। अब इसमें जो उत्तर भारत में है राजपूत वंश, इसमें हम राजपूत वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजपूत वंश, उसके बाद पाल वंश, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार के बारे में। और उसके बाद दक्कन क्षेत्र में हम चालुक्य राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद पल्लव शासक, उसके बाद जो है राष्ट्रकूट शासकों के बारे में
जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो है दक्षिण भारत के अंतर्गत चेर, पांड और चोल और शाही चोल। चेर, पांड, चेर, पांड, चोल और शाही चोल। चोल आदि साम्राज्यों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर मध्यकाल की। उत्तर मध्यकाल को भी इन्हीं 3 भागों में विभाजित कर जो है वहां का भी हम लोग जो विस्तृत वर्णन। इसके बाद जो है हम उत्तर मध्यकाल के बारे में जानकारी, उत्तर मध्यकाल के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर मध्यकाल को भी हम इन्हीं 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे उत्तर भारत में जो है उत्तर भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत और उसके बाद चौहान वंश, उसके बाद मुगल। उत्तर भारत में जो है उत्तर मध्यकाल में उत्तर भारत के अंतर्गत जो साम्राज्य था वह दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने शासन किया। उसके बाद फिर चौहान और मुगल आते हैं। उसके बाद हम दक्कन क्षेत्र की बात करेंगे। तो दक्कन क्षेत्र में विजयनगर, मुख्यतः जो है विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद बहमनी साम्राज्य। उसके बाद जो है दक्षिण भारत के अंतर्गत, दक्षिण भारत में हम चेर, देवगिरी के यादव आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दक्षिण भारत में हम चेर आदि राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम भारत का इतिहास, संपूर्ण इतिहास का जो आउटलाइन था वो इन्हीं हेडिंगों के मध्य हम लोग इसका पूरा भारत का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे। धन्यवाद।